हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवा लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के बारे में। और इक्वेटर से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और देखेंगे कि जो इक्वेटर है कौन कौन से कंटिनेंट के थ्रू पास होता है, कौन कौन से कंट्री के थ्रू पास होता है और किस किस वाटर बॉडी के थ्रू पास होता है। और लास्ट में ट्रिक भी देखेंगे एक, जिससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि जो इक्वेटर है कौन कौन से कंट्री के थ्रू पास होता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर अर्थ पर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। मतलब कि ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इस पे इक्वेटर लाई करता है। और ये इक्वेटर जो है ये ग्लोब को, मतलब अपनी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कि जो इक्वेटर है ये अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये साउथ हेमिस्फीयर, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये जितने भी लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड लाइनें हैं, ये पृथ्वी पर एक सर्कल बनाती है। मतलब इक्वेटर से ऊपर जो 90 लाइनें हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में, और इक्वेटर से नीचे जो 90 लाइनें हैं, ये सारी लाइनें एक एक सर्कल बनाती हैं। तो जो सबसे बड़ी सर्कल होता है वो 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर वाली जो लाइन है ये सबसे बड़ी सर्कल बनाती है। और इससे ऊपर जाओ या इससे नीचे जाओ तो ये सारी सर्कल छोटी होती जाएंगे धीरे धीरे, और पोल पे जाकर जो सबसे छोटा सर्कल बनता है। और इससे पहले मैंने ही बता दिया था आपको कि जो लेटीट्यूड है वो टोटल 181 लेटीट्यूड है पूरे अर्थ पर। और जो 2 लेटीट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वो 111 किलोमीटर मैंने बताया था। 2 लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। तो ये है इक्वेटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर सन है, सन का फोकस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक रोटेट होता है, डायरेक्ट फोकस। और जो सन के लाइट का रिफ्लेक्शन है, ये आर्टिक लाइन ये और अंटार्कटिक लाइन, इन दोनों पर सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है, ना कि डायरेक्ट फोकस होता है। तो इससे क्या होता है कि देखो, जो सन का फोकस होता है वो स्टार्ट करते हैं साल का, कि 21 मार्च से मान लो स्टार्ट हुआ, तो 21 मार्च को जो सन है इसका डायरेक्ट फोकस इक्वेटर पर होता है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है। जो सन का फोकस है, डायरेक्ट सन का फोकस है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ मूव होता है। और ठीक 3 महीने के बाद 21 जून को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इसका डायरेक्ट फोकस होता है। सन का डायरेक्ट फोकस 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। फिर वापस 21 जून के बाद वापस ये धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ आना स्टार्ट करता है, और 23 सितंबर को ये वापस इक्वेटर पे, सन का फोकस वापस इक्वेटर पे डायरेक्ट होता है। फिर वापस ये 23 सितंबर के बाद वापस ये फिर धीरे धीरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करता है, और 22 दिसंबर को ये जो सन है इसका डायरेक्ट फोकस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। और फिर 22 दिसंबर के बाद वापस ये धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ मूव करता है, और 21 मार्च को वापस सन का जो डायरेक्ट फोकस है वो इक्वेटर के ऊपर हो जाता है। तो जब सन का डायरेक्ट फोकस इक्वेटर के ऊपर होता है, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो इस समय जब सन का डायरेक्ट फोकस इक्वेटर के ऊपर होता है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विनोक्स। जो इक्विनोक्स है इसको विषु बोलते हैं। तो इक्विनोक्स कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को जो विषु बनता है उसको बोलते हैं वसंत विषु, और जो 23 सितंबर को जो विषु होता है उसको बोलते हैं हम ऑटम इक्विनोक्स, मतलब शरद विषु, ऑटम इक्विनोक्स या शरद विषु। फिर उसके बाद जब जो सन का डायरेक्ट फोकस है इक्वेटर से बहुत दूर होता है, तो उसको बोलते हैं हम सोल्स्टिस। कहने का मतलब कि जब सन का डायरेक्ट फोकस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न पे होगा, तब उस टाइम पे सोल्स्टिस बोलते हैं उसको बोलते हैं सोल्स्टिस। जब आपको 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा तो इसको बोलेंगे हम समर सोल्स्टिस। और जब 22 दिसंबर को जब सन का फोकस, डायरेक्ट फोकस ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न पर होगा तो उसको बोलेंगे हम विंटर सोल्स्टिस। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। यहाँ पर ये देखो कि सन का डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, और जो इनडायरेक्ट होता है 23.5 डिग्री साउथ टू 66 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66 डिग्री नॉर्थ होता है, इनडायरेक्ट फोकस होता है सन का इस पर। उसके बाद नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। मतलब 21 जून को जब होगा तो सन का डायरेक्ट फोकस होगा यहाँ पर, तो इसकी वजह से दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। और जबकि 22 दिसंबर को सन का जो डायरेक्ट फोकस होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिन होगी और सबसे छोटी रात होगी, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे बड़ा रात और सबसे छोटी दिन होगी। और जब साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो इसके ऑपोजिट साउथ हेमिस्फीयर में 21 जून को यहाँ सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी, जबकि 22 दिसंबर को यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, और 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटी दिन होगी। और इक्वेटर की बात करें तो ऑन इक्वेटर जो 21 मार्च और 23 सितंबर होगा उस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे अर्थ के ऊपर इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर, क्योंकि सन का फोकस यहाँ होगा उस दिन और यहाँ इक्वेटर पे होगा, तो इक्वेटर पर होने से जो दिन और रात नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में इक्वल होगा। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। अब देख लेते हैं कि जो इक्वेटर है कौन कौन से कंट्री के थ्रू पास होता है और कौन कौन से कॉन्टिनेंट के थ्रू पास होता है और किस किस वाटर बॉडी के थ्रू पास होता है। तो देखिए जो इक्वेटर है ये 13 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट और 3 वाटर बॉडी के थ्रू पास होता है। कौन कौन से 13 कंट्री हैं और कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट हैं, ये देखो। ये जो कॉन्टिनेंट की बात करें तो 3 कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इन 3 कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास होता है। इन 3 कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री है, तो साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें तो इसमें है इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया। ये 3 कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जिसके थ्रू इक्वेटर पास होता है। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 7 कंट्री है, कौन कौन से, ये देखो, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, साओ एंड प्रिंसिपी एंड सोमालिया। तो ये 7 कंट्री है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जिसके थ्रू इक्वेटर पास होता है। और एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, इसमें 3 कंट्री है, कौन कौन सी है, तो इसमें है मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। किरिबाती ओशिनिया कॉन्टिनेंट के पार्ट था पहले, बट ओशिनिया कॉन्टिनेंट अब नहीं रहा, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है किरिबाती। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये है एशिया कॉन्टिनेंट। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वाटर बॉडी हैं जिसके थ्रू इक्वेटर पास होता है। तो ये देखो वाटर बॉडी है कौन कौन से, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ये 3 ओशियन हैं जिसके थ्रू इक्वेटर पास होता है। तो ये मैप में देखो, तो ये है आपका इंडियन ओशियन, ये है अटलांटिक ओशियन और ये है पैसिफिक ओशियन। तो ये 3 ओशियन से इक्वेटर पास होता है। अब देख लो ट्रिक कि कैसे याद करोगे किस किस कंट्री के थ्रू जो इक्वेटर है ये पास होता है। तो इसका ट्रिक है, KKR ने सम सीखा, CBSE का परीक्षा दिया और DIG बन गया। इससे कैसे रिलेट करोगे, तो इससे देखो जो KKR है, तो KKR में K का मतलब हो जाएगा यहाँ पे किरिबाती, K से हो जाएगा केनिया, R हो जाएगा ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और सम में S से हो जाएगा सोमालिया, U से हो जाएगा युगांडा, M से हो जाएगा मालदीव्स, और फिर CBSC में हो जाएगा, C से हो जाएगा कोलंबिया, B से ब्राज़ील, S से साओ टोम एंड प्रिंसिपी, E से इक्वाडोर, और DIG में D से हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, I से हो जाएगा इंडोनेशिया और G से हो जाएगा गैबोन। तो ये 13 कंट्री है और ये आपका ट्रिक है, इससे याद कर सकते हो कौन कौन कंट्री से इक्वेटर पास होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे से इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएगी। तो बस इतना ही इसमें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।